उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में की गई है। 3 दिवसीय यह महाकुंभ चलेगा, जिसमें 9 से भी अधिक डिग्री कॉलेज के प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी आज इस गेम की शुरुआत में पहुंचे। राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम से आसपास जो भी 1.5 से 2 किलोमीटर में पार्किंग की व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से लखनऊ नगर निगम और एलडीए की पार्किंग को आरक्षित कर लिया गया था, साफ तौर पे कि वहां पर आने वाले सभी प्रतिभागी और इस मैच को देखने आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इन तमाम खेल महाकुंभ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद सख्त थे और उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या खेल महाकुंभ के दौरान नहीं होनी चाहिए। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी ने भी कल देर रात के साथ साथ सुबह भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की पाई गई खामी को तत्काल रूप से ठीक करने के दिशा निर्देश जारी किए। कल देर रात में सांसद एवं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे, जिनका स्वागत करने के लिए महानगर अध्यक्ष के साथ साथ सुषमा खरकवाल, मेयर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने उनका स्वागत किया, जिसके बाद सीधे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर एक बैठक करी। बैठक के बाद आज खेल के महाकुंभ का उद्घाटन किया। 19 तारीख से शुरू हो रहा ये खेल का महाकुंभ 23 तारीख तक चलेगा, जिसमें 9 से भी अधिक डिग्री कॉलेज के छात्र एवं छात्राएँ प्रतिभाग करेंगे। यह खेल महाकुंभ विशेषकर इसलिए भी आयोजित किया गया है जिससे कि खेल की प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने देश का नाम रख सकें। साथ ही साथ केडी सिंह बाबू स्टेडियम वो स्टेडियम है जिसने मिसाल के तौर पे कई भारतीय खिलाड़ियों को विजेता उपविजेता बनाया है। इसके तहत आज महाकुंभ खेल के महाकुंभ की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन किया देश के रक्षा मंत्री एवं सांसद राजनाथ सिंह ने। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। पे जो कंप्लाइंस नहीं हो रहे हैं और AEJ अगर कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे न्यायालय द्वारा सीलिंग ध्वस्तीकरण के आदेश को बहुत से AEJ फाइलें दबाकर बिल्डर्स की बिल्डिंग्स बजाते हैं। अब देखने वाली बात है, कंज्यूमर जो फ्लैट्स को ख़रीदता है या प्लाट्स ख़रीदता है डेवलपर्स का, उनको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर वो कहीं ज़मीन ख़रीदें या कहीं फ्लैट्स ख़रीदें तो एक बार एलडीए न्यायालय से NOC ज़रूर ले लें। क्या एलडीए न्यायालय में कहीं वाद तो योजित नहीं है, वाद तो संचालित नहीं है? अगर वाद किसी न्यायालय में चल रहा हो, क्योंकि जो रजिस्ट्री की जाती है तो डेवलपर्स या बिल्डर वो लिखते हैं रजिस्ट्री में कि वाद विवाद से रजिस्ट्री में ग्रस्त नहीं है और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होता है एलडीए में, और एलडीए में जो है आदेश आते रहते हैं और जो विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं जोनल, वो कार्रवाई करते रहते हैं कागज़ की। जब एक बार कागज़ पक जाता है और न्यायालय के द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश हो जाता है तो आदेश होने के बाद में ख़रीदार को नोटिस जाता है, तो उससे पहले बिल्डर जो है वो ठग विद्या करके लोगों का पैसा हड़प करके भाग जाता है। इस तरह के अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा और जितने भी अवैध निर्माण हैं या जहाँ पे भी प्लॉटिंग हो रही है, अगर लेआउट एलडीए से अप्रूवल नहीं है तो ज़रूर ख़रीदार एक बार एलडीए न्यायालय से ज़रूर पूछ ले कोई न्यायालय में एलडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में कोई वाद तो नहीं संचालित है। अगर वाद संचालित है तो ऐसी प्रॉपर्टी ना ख़रीदें, क्योंकि आने वाले कल में मुश्किलात बढ़ेंगी। क्योंकि अब सरकार योजना बनाने जा रही है, भले उसमें आबादी हो जाए, लोग रहें, क्योंकि कोर्ट की सख्ती भी है। इससे पहले जो PIL हुई थी उसमें यही कहा था कोर्ट ने कि 2012 से पहले जो बिल्डिंग्स बन गई, चलिए उनकी बात अलग है, मगर 2012 के बाद किसी बिल्डिंग को जल्दी स्टे नहीं दिया जाएगा। लिहाजा ख़रीदार को होशियारी से काम लेना है, किसी बिल्डर के छलावे में नहीं आना है या डेवलपर्स के। जब तक एलडीए से अप्रूवल ना हो प्लाट ना ख़रीदें, और अगर कोई बिल्डिंग कोई बेच रहा हो, फ्लैट या कमर्शियल दुकान, तो ज़रूर पता लगा लें कहीं एलडीए न्यायालय में वाद तो नहीं है। अगर वाद है तो ऐसी प्रॉपर्टी बिल्कुल ना ख़रीदें। कैमरामैन सुमित के साथ रज़ाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार योग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 21 जून को पूरे उत्तराखंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और जिस पर कहीं ना कहीं योग करने की सलाह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी जाती है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग करते हुए नजर आते हैं। और आप देखिएगा कि योग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के अंदर तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि 21 तारीख को यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह पर कार्यक्रम किए जाएं, और कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जाए कि ताकि वो योग करें और निरोग रहें। क्योंकि उत्तराखंड को एक योग नगरी भी कहा गया है। ऋषिकेश के अंदर देखा जाए तो तमाम जो योग नगरी के रूप में कहीं ना कहीं विकसित हुई है, और लगातार जो योग है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संदेश देने का काम किया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि योग आज के समय में कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि एक दिनचर्या बन चुका है, और योग करना अति आवश्यक है। क्योंकि योग करने से कहीं ना कहीं आदमी निरोग रहता है, और योग करना अति आवश्यक है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब सभी जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं योग 21 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा उस पर कार्यक्रम की तैयारियों में जुट चुके हैं। और जल्द ही जब 21 तारीख को एक कार्यक्रम किए जाएंगे तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं और किस तरीके से लोग योग करते हुए नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। पंजाब पुलिस ने राज्य के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से पहले ही 2 बड़े आतंकी मॉड्यूल को बेनकाब कर दिया है। अगर कहें तो ये पंजाब पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने आज एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि अलग अलग जगहों से पंजाब पुलिस ने 2 बड़े आतंकी मॉड्यूल का जो है पर्दाफाश किया, और इस दौरान 13 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये सभी के सभी आतंकी पाकिस्तान के अंदर ISI और अलग अलग बब्बर खालसा इंटरनेशनल और बाकी कई आतंकी मॉड्यूल के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और पंजाब के अंदर बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। गौरव यादव ने यह भी जानकारी दी है कि इन आतंकियों से बड़ी संख्या के अंदर अवैध जो असला वो बरामद किया गया, लेकिन इसके अलावा बड़े स्तर पर एक्सप्लोजिव यानी कि धमाके करने के लिए जो सामान होता है IED और RDX जैसी चीजें बरामद की गई हैं। और इनका निशाना पंजाब के अलग अलग पुलिस थाने थे। और पंजाब पुलिस का ये भी दावा है कि पंजाब पुलिस के कई जो थाना प्रभारी थे वो इन आतंकियों के निशाने पर थे। इसके अलावा कई तरह के हैंड ग्रेनेड और हैंड ग्रेनेड के अलावा रॉकेट लॉन्चर जैसी चीजें इन आतंकियों से बरामद की गई हैं। तो कुल मिलाकर 13 आतंकियों के गिरफ्तार होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर एक बड़ा खतरा पंजाब पुलिस ने टाल दिया है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के अंदर बड़े आतंकी हमले हो सकते थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने इन सभी का भंडाफोड़ कर दिया है। और आने वाले दिनों के अंदर जब इनका रिमांड लिया जाएगा तो और कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर, और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत में एक हफ्ते से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन होते ही तेज धूप के साथ गर्मी पड़ रही है, तो शाम होते ही मौसम ठंडा हो जा रहा है। सुबह तेज धूप और गर्मी की वजह से लोगों का घर और ऑफिस से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन कल देर रात मौसम का मिजाज बिगड़ गया। मौसम ने अचानक करवट ली और रात करीब 11 बजे तेज आंधी का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालांकि तेज आंधी और बारिश से एक हादसा भी हो गया। शहर में छतरी चौराहे से स्टेशन जाने वाले मार्ग पर एक मकान का छज्जा गिर गया, जिससे सड़क पर खड़ी 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि अचानक आए इस बदलाव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आंधी बारिश ने करीब आधे शहर की बिजली गुल कर दी, जिससे शहर से लेकर देहात तक बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई। वहीं बारिश ने तापमान में भी कमी लाने का काम किया है।
आंधी बारिश से देहात क्षेत्रों में नुकसान भी पहुंचा है। आंधी से कई इलाकों में पेड़ भी गिर गए हैं। बीसलपुर से पीलीभीत मार्ग, बरेली मार्ग, बिलसंडा मार्ग और शाहजहांपुर मार्ग पर कई स्थानों पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया था। शनिवार सुबह पेड़ों को हटवाकर आवागमन बहाल किया गया है। बीसलपुर पीलीभीत और बीसलपुर शाहजहांपुर रेल मार्ग पर भी आंधी में कुछ पेड़ गिरने की सूचना है, जिन्हें भी हटवा दिया गया है। इसके साथ ही बारिश से खेतों में कटा पड़ा गेहूं भीग गया है, तो वहीं तेज आंधी से मक्के की फसल खेतों में ही गिर गई है, जिससे किसानों की परेशानी फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादातर क्षेत्रों में गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश के संकेत हैं, जिसको लेकर बरेली मंडल में वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में जिस तरह मौसम का मिजाज बदल रहा है और तपिश धीरे धीरे बढ़ रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में भी राजनीति गर्मा रही है। उत्तर प्रदेश सियासी गर्मजोशी देखी जा सकती है। आगरा में जिस तरीके से अखिलेश यादव अपने जनशक्ति प्रदर्शन के साथ रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे हैं और वहां पर तमाम तरह के बयानात दे रहे हैं और उसमें साफ तौर से समाजवादी पार्टी बताना चाहती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगड़े और पिछड़े को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा काम कर रही है। करनी सेना पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक सोची समझी रणनीति है और करनी सेना को भाजपा सरकार की तरफ से फंडिंग की जा रही है। इसको लेकर के तमाम सबूत भी आ रहे हैं, तमाम बातें भी कही जा रही हैं। इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी इस अगड़े पिछड़े की राजनीति को और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही है और उत्तर प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक कार्यक्रम में जब पहुंचे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं के उलट काम किया और कांग्रेस ने किस तरीके से जब देश आज़ाद होने के बाद बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था तो उनको किस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। इस तरीके के तमाम बयानात अब उत्तर प्रदेश की सियासत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगड़े और पिछड़े की राजनीति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शिव प्रताप सिंह, JK न्यूज़, लखनऊ। सोशल मीडिया में एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है जो प्रदेश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला साजा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक ईश्वर साहू का है, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर पोस्ट किया है, जिसके बाद सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और कांग्रेस जो है ईश्वर साहू पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के ईश्वर साहू का बयान भी आया है, जिस पे उन्होंने इस पोस्ट को फर्जी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने छवि को धूमिल करने की साजिश भी रचने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के FIR दर्ज कराने की बात भी कही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के बीच जो है जंग छिड़ी हुई है। भाजपा के नेता ईश्वर साहू के खिलाफ जो है उनके समर्थन पर नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है लगातार ईश्वर साहू पर जो है तरह तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच का विषय बना हुआ है। अब ये तभी समझ में आएगा जब ये पूरा मामला जो है जांच में जब पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तब ये समझ में आएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और तब
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि इस विषय को लेकर के सियासत जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले को लेकर के क्या होता है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे उत्तराखंड में मौसम की। मौसम ने एक बार फिर से उत्तराखंड के अंदर करवट बदली और प्री मानसून की दस्तक देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर प्री मानसून आएगा और आने वाले 3 दिन उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात हो सकती है। बरसात से बचाने के लिए और लोगों को अलर्ट करने के लिए मैसेज के माध्यम से भी उनको अलर्ट नोटिस भेजा जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें उच्च हिमालय क्षेत्रों की, तो वहाँ पर भी स्थिति गंभीर ना हो और बारिश से कोई बड़ा नुकसान ना हो, तो जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर बरसात होती है और कोई पर लैंडस्लाइड या तमाम कोई प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए। मैदानी क्षेत्रों में जो लोग नदी किनारे रह रहे हैं उनको हटाने की बात की गई है। उनसे गुजारिश की गई है कि वो नदी के किनारे से हट जाएं, क्योंकि अगर भारी बरसात होती है तो जल स्तर बढ़ेगा और निश्चित तौर पे उनको खतरा हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से बारिश का जो अलर्ट दिया गया है उसको लेकर के अगर बरसात होती है तो निश्चित तौर पर जो मौसम विभाग की जो सूचना है वो सटीक साबित होगी। और इस वक्त के भी मौसम की अगर हम बात करें तो आज पूरा दिन मौसम ने करवट बदली रखी, धूप कम थी और अभी भी तेज़ हवाएं देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24 देहरादून से संचित शर्मा। सिटी रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सिटी रिपोर्टर में आज हम एक किसान संगठन जो पिछले 17 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं उस संबंध में बातचीत करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरा क्षेत्र अंतर्गत जो गोंदला बहरा और साजापाली के कृषक हैं, उनका कहना है कि पिछले 2-3 माह पहले वन विभाग के द्वारा उनकी जो जमीन वो लोग पिछले उनकी माने तो 25 और 50 सालों से काबिज थे, उन पर बिना किसी सूचना के तोड़ फोड़ कर उनको खाली करा दिया गया और वे आज के डेट में जो वहां रहकर खेती बाड़ी कर रहे थे उससे वे लोग बेदखल हो गए हैं। और प्रशासन के पास वो लोग गुहार लगाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने के चलते वे लोग जो ब्लॉक मुख्यालय छुरा है वहां 17 अप्रैल से ये जो बेदखल कृषक संगठन है, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, वे शामिल हैं। उनकी माने तो लगभग 40 जो किसान वहां काबिज थे उनको बेदखल कर दिया गया था। इसी संबंध में लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इनका जो खाना है यहीं पर बनता है और यहीं पर सोते हैं और इनका कहना है कि जब तक प्रशासन इनको न्याय नहीं देगा, इनकी सुनवाई नहीं करेगा, तब तक ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर यहीं बैठे रहेंगे। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि प्रशासन और वन विभाग या इसके संबंध में जो आला अधिकारी है इनकी क्या सुनवाई करते हैं और इनका जो अनिश्चितकालीन धरना है वो कब खत्म होगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन भूपेंद्र सिन्हा के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। अभी बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जो है काफी तेज हो गई है। सभी दल जो है एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में जो है नेता प्रतिपक्ष केशरी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में जितने भी मंत्री हैं सभी को जो है 30% कमीशन पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि भैया चुनावी जो है प्रक्रिया जो है नजदीक आ रही है और उसी पैसे से जो है चुनावी खर्च जो है NDA गठबंधन उठाएंगे। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र में हमारे पिताजी राजनीतिक में काफी सक्रिय थे और काफी दिन मंत्री रहे। अब हमें जो है बिहार की जनता बुला रही है और मैं बिहार की राजनीतिक में करना चाहता हूँ।
और इसी पर जो है मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जो है सब कुछ जो एकजुट है। इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा जो तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, उन्हीं के चेहरे पर जो है चुनावी लड़े जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए गठबंधन में जो है भगदड़ होने वाली है। अब देखना कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में कौन पार्टी में जो भगदड़ मचता है, एनडीए में मचता है या एनडीए में मचता है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग की जो है प्रक्रिया चल रही है। क्या कौन जो घटक दल है उनको जो है एनडीए संतुष्ट कर पाते हैं या इंडिया जो है संतुष्ट कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जो है छोटे छोटे दल के लिए जो है बहुत बड़ा एक चुनौती है। लगता है कि जिधर ज्यादा जो है सीट शेयरिंग होगा उधर जो है छोटे दल जो है एक दूसरे को छोड़कर जो है जा सकते हैं। और अभी बिहार के अंदर में अगर देखा जाए खास करके, तो बिहार के लोग जो है अपने आप में चिंतित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब जब चुनावी नजदीक आ रही है तब तक जो है बिहार के लोग सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर हम मतदान किसको करें। बिहार में लगातार जो है ठकैती का शिकार हुए हैं मतदान देकर लोग। बिहार में अभी तक उद्योग नहीं लगा, फैक्ट्री नहीं लगा, इसका दोषी सबसे बड़ा कौन है? क्या मैं अगर मतदान करूंगा 2025 में, क्या बिहार में पलायन रुकेंगे? क्या बिहार में उद्योग लगेंगे? कहीं ना कहीं जो है लोग जो असमंजस में पड़े हुए हैं। इसलिए आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से मनीष कुमार। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य करने पर मचा बवाल, मराठी अस्मिता पर एकजुटता। उद्धव राज ठाकरे साथ आने को तैयार, बस एक कसम बाकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य करने पर अब घमासान मच गया है। वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता पर एकजुटता पर एक होते दिख रहे हैं। क्या दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी ठाकरे परिवार में फिर से एकता का सूरज उगने वाला है? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हित में एक साथ आने के संकेत दिए हैं। बस अब इंतजार है एक कसम का, जो ठहरे हुए रिश्तों को फिर से रफ्तार दे सकती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को जो संकेत दिए हैं उसने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। एक और राज ठाकरे का पॉडकास्ट सामने आया है जिसमें मराठी फिल्म मेकर महेश मांजरेकर के सवाल पर राज ने कहा कि महाराष्ट्र के हित में मैं छोटे मोटे मतभेद भुलाकर उद्धव ठाकरे के साथ काम करने को तैयार हूं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या वो भी इसके लिए तैयार है। दूसरी ओर उसी दिन उद्धव ठाकरे ने मुंबई में आयोजित भारतीय कामगार सेना के कार्यक्रम में जवाब दिया है, मराठी और महाराष्ट्र के हित में मैं मतभेद भुलाने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, राज ठाकरे को ये कसम खानी होगी कि वो महाराष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कभी नहीं जाएंगे। और ये शपथ कहाँ ली जानी चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, बस विचारधाराएं और हालात तय करते हैं कि कौन साथ आएगा और कौन नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने एक नई सियासी कसम महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल देगी, या फिर राज ठाकरे से करीबी बनाने वाली बीजेपी और शिंदे को करारा जवाब मिलेगा। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई।